हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर, जो कि फिजिक्स का। हम लोग अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने साउंड की क्लास की थी, फिर फोर्स एंड प्रेशर की क्लास की थी। ठीक है, सो आज हम लोग करने वाले किसका, फोर्स एंड प्रेशर का, जो कि ग्रेड 8 का फिजिक्स का चैप्टर। बायो का चैप्टर कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री का चैप्टर, अब हम लोग को क्या है, फिजिक्स का। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैराथन। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है वो देखेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पहला, अगर फोर्स एंड प्रेशर है, चैप्टर का नेम है फोर्स एंड प्रेशर, सो उस फोर्स एंड प्रेशर में सबसे पहले फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है, ये दोनों तो मेन टॉपिक है, इसको जानना ही जानना है। फिर उनके सब टॉपिक्स को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग फोर्स, कि फोर्स होता क्या है। ठीक है, फोर्स होता क्या है। और फिर जब फोर्स पढ़ लिए तो उसका या तो पार्ट होगा किसी भी चीज का, या तो पार्ट पढ़ते हैं या तो टाइप्स पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फोर्स, कि कौन कौन से फोर्स के टाइप होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ फोर्स। थर्ड टॉपिक विल बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट मीन्स यू कैन से कौन कौन सा इफेक्ट होता है जब हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स जब डन होता है तब उसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, देन फोर्थ टॉपिक इज नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट फोर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. ओके, एंड देन द last topic is the pressure. It means you also know that pressure, the chapter name is also the force and pressure. So firstly understand what is the meaning and what the chapter says. Okay, सबसे पहले तो ये जानना है कि चैप्टर का नाम क्या, चैप्टर के नाम का मतलब क्या, चैप्टर क्या कहता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्स एंड प्रेशर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। अच्छा, किसी चीज पे हम अगर फोर्स लगाएं, इफ किसी भी चीज पे फोर्स लगाएं तो उस पे इफेक्ट होगा। बट सबसे पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है, अ फोर्स इज अ पुश ऑफ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स जो लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे, वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई, दिस इज एन एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको पुश करें, ओके, अगर हम इसको पुश करें तो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तब ये पुश हो जाएगा। और अगर इसको हम पुल करें, अगर इसको खींचें तो क्या होगा, तब भी इसमें कुछ इफेक्ट आएगा। तो किसी एक ऑब्जेक्ट में पुल और पुश और पुल जो हम लोग करते हैं वो किसके कारण कहते हैं, फोर्स के कारण करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम लोग समझें अगर, तो फोर्स क्या होता है, जितनी एनर्जी होगी उतना ज्यादा फोर्स होगा। अब आप कहेंगे कैसे। अच्छा, अगर कोई छोटा बच्चा है, वो किसी चीज को नहीं ढकेल पाएगा क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है। अगर मान लीजिए इसी को ढकेलना है, हम ढकेल रहे हैं, कोई छोटा बच्चा नहीं ढकेल पाएगा, बिकॉज उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जितना इसको फोर्स पे चाहिए होता है। ओके, यस। सो फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग पुश और पुल करते हैं तो क्या हो जाता है, वही होता है फोर्स, उसी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर एग्जांपल देखें तो एक एक एग्जांपल देखें। मींस फोर्स में क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, एक जो मैन है वो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको पुल कर रहा है, मींस खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा मैन है जो कि इसी ऑब्जेक्ट को ढकेल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में वो ढकेल रहा है, और ये अपनी तरफ खींच रहा है। तो अपनी तरफ खींचने को पुल कहते हैं और ढकेलने को क्या कहते हैं, पुश कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स में मेन टॉपिक क्या आता है कि पुलिंग द फोर्स, मीन्स पुश और पुल आते हैं। ठीक है, तो अगर एक एक करके एग्जांपल देखें, पहला की एग्जांपल ऑफ पुशिंग फोर्स, पहला क्या, एग्जांपल ऑफ पुशिंग फोर्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, एग्जांपल बहुत इजी है एग्जांपल, बट एग्जाम में आ जाएंगे कि आप कोई दो एग्जांपल लिखिए जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो आप कोई दो एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है,
सबसे पहले पुशिंग फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? पुशिंग अ ट्रॉली, किसी ट्रॉली को पुश मीन्स ढकेलना, ठीक है, किसी ट्रॉली को ढकेलना एक क्या एग्जांपल है किसका? पुशिंग फोर्स का एग्जांपल है। देन फोर्स ऑन कीज वाइल टाइपिंग, जब हम लोग कंप्यूटर कीबोर्ड पे जब हम लोग टाइप करते हैं तो किसी की पे हम लोग एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई की है, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग का अल्फाबेट है सी, या फिर रुके रही 1 सेकेंड, ये अल्फाबेट है, इसमें ऐसे है, मान लीजिए यहाँ सी है, यहाँ डी है। सो किसी पे हम लोग पुश करेंगे, ऐसे इस पे पुश करेंगे तो क्या होगा? पुश करेंगे तो क्या होगा? इस पे हम लोग एक फोर्स लगाएंगे, इसको ढकेलेंगे अंदर की तरफ, बट हम लोग ढकेलेंगे नहीं, बट इस पे कोई फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स किसका एग्जांपल है? पुशिंग। अच्छा, अगर हम लोग सी पे लगाएं तो क्या होगा? तो वो भी एक पुशिंग फोर्स का एग्जांपल होगा। तो कीज पे मीन्स कीबोर्ड पे भी जो फोर्स लगाते हैं किसी कीज पे कीबोर्ड के, वो क्या होता है? वो भी पुशिंग फोर्स का एक एग्जांपल होता है। देन इंसर्टिंग अ प्लग इन अ सॉकेट, जब हम लोग किसी प्लग को किसी सॉकेट में या किसी भी सॉकेट में इंसर्ट करना मीन्स डालना और लगाना, वो भी किसका एग्जांपल है? पुशिंग फोर्स का एग्जांपल है। सो ये तीनों किसके एग्जांपल हो गए? पुशिंग फोर्स के एग्जांपल हो गए। कौन कौन सा? 1 सेकेंड, ये तीनों किसका एग्जांपल हो गया? पुश का, ओके, पुश। और 1 सेकेंड, जहां पे लिखते हैं, ओके, पुश, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया? पुश। हम लोग इन सब चीजों को ढकेलते हैं, पुश करते हैं, ओके। अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हम लोग बात करें किसकी? पुलिंग फोर्स की। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पुश होता है, पुल होता है। पुशिंग फोर्स का एग्जांपल पढ़ लिया, अब पुलिंग फोर्स, ओके। सो पुलिंग फोर्स का क्या होगा? ओपन कर्टन्स को जब आप ओपन करते हैं तब उसमें क्या करते हैं? उसमें उसको पुल करते हैं, खींचते हैं। देन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, आप ऐसे करके मीन्स वेल से वाटर को निकालते हैं, तो उसमें भी किस फोर्स का इस्तेमाल होता है? पुलिंग फोर्स का, ओके। देन ओपनिंग अ ड्रॉर, ओके, जब आप ड्रॉर को खींचते हैं मीन्स अगर मान लीजिए ड्रॉर है, इसको आप ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये ड्रॉर है, इसको ऐसे खींचेंगे तो ड्रॉर खुलेगा, तो इसमें क्या होगा? इसको ये ऐसे था, ये ऐसे हुआ, तो ये क्या होगा? ये होगा हम लोग का पुलिंग फोर्स का एग्जांपल, ओके। किसका? पुलिंग फोर्स का। सो ये बात तो किसकी हो गई कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के एग्जाम्पल क्या है, फोर्स में पुश पुल आता है, तो उन अलग अलग एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट द फोर्स जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, खासकर आपके स्कूल एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? तो आप हमेशा न्यूटन लिखेंगे। न्यूटन को लिखते स्मॉल एन से हैं बट डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ओके। ये स्मॉल एन कैपिटल एन मैटर नहीं करता, बट ये डिनोशन मैटर करता है। इसको आप अगर कहीं किया जाए न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म लिखिए, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, बट अगर आपने ऐसे लिखा तो दिस इज अ करेक्ट, ओके। सो हमेशा याद रखिए न्यूटन को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। सो ये तो एक इंटरेस्टिंग बात हो गई फोर्स की, और ये पॉइंट जो है वो स्टार मार्क कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर द फोर्स टू कम आउट प्ले। फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल टू पुश अ ट्रॉली अ पर्सन हैज टू इंटरेक्ट विथ ट्रॉली। अच्छा, अगर कहीं फोर्स लगाना है तो किसी 2 ऑब्जेक्ट का इंटरेक्ट होना जरूरी है, मीन्स किसी 2 बॉडी में इंटरेक्शन जरूरी है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग को इस पे फोर्स अप्लाई करना है तो मेरे और इस ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन होगा तभी इस पे फोर्स अप्लाई होगा,
अच्छा एग्जाम्पल ले तो कोई भी अगर ट्रॉली खींचनी है तो कोई वो ट्रॉली एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये 1 सेकेंड, अगर मान ले ये ट्रॉली है, ठीक है, दिस इज अ ट्रॉली, कोई भी अगर यहाँ पे पर्सन है, ये ट्रॉली है, कोई भी अगर यहाँ पे पर्सन है, मान लेते हैं यहाँ पे पर्सन है, तो अगर इसको इस पे फोर्स अप्लाई करना है, इसको इस पे फोर्स अप्लाई करना है, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। इंटरेक्शन होगा अगर कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट में, याद रखिएगा फोर्स अप्लाई करते हैं तो इंटरेक्शन होता है, या फिर अगर इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्ट होंगे कोई दो ऑब्जेक्ट, तभी उस पर फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी द टाइप्स ऑफ फोर्स। अच्छा फोर्स पढ़ लिए, फोर्स के एग्जांपल्स पढ़ लिए, फोर्स अब कुछ फैक्ट पढ़ लिए, कैसे इंटरेक्ट होगा तभी फोर्स अप्लाई होगा। सो ये सब तो बात कर लिए। अब आते हैं हम लोग किस पे, टाइप्स ऑफ फोर्स पे, ठीक है, किस पे, टाइप्स ऑफ फोर्स पे। जो फोर्स है, फोर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम में पूछेंगे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ द फोर्स, या राइट द टाइप्स ऑफ फोर्स, तो ऐसे तो आप लिखेंगे, ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेट होके पढ़िए, ठीक। क्या फोर्स के ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स किसमें मतलब फोर्स जो है वो कितने टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, 2 टाइप्स। कौन कौन, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सबसे पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ये पढ़ लिए कि फोर्स कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, और एक का नाम है कॉन्टैक्ट, दूसरे का नाम है नॉन कॉन्टैक्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। A force which required physical contact of क्या, a force which required physical contact between bodies and cannot act from a distance is called contact force। अच्छा अब आप कहेंगे यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फोर्स जिसको किसी फिजिकल इंटरेक्शन की जरूरत होती है, वो कुछ डिस्टेंस पे उस पर फोर्स अप्लाइड नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मींस ऐसा फोर्स जो कि किसी दो ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड होगा, ओके। अगर मुझे इस पे फोर्स अप्लाई करना है तो मेरे और ये 2 ऑब्जेक्ट में, मींस एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जिसको फिजिकल इंटरेक्शन, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, फिजिकल आप यहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत होती है, बॉडीज के मींस बिटवीन बॉडीज, ऐसे फोर्स जिसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है, वो कुछ दूरी से एक्ट नहीं हो पाते, कुछ दूरी से वो फोर्स अप्लाई नहीं कर पाते, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब आप कहेंगे अभी तो हम लोग ने ये पढ़ा कि फोर्स के लिए इंटरेक्शन मींस फोर्स के लिए इंटरेक्शन जरूरी है, लेकिन तो यहाँ पे कैसा कि कहा जा रहा है कि कुछ डिस्टेंस पे फोर्स जो है वो अप्लाइड होगा। सो इसका सीधा सा आंसर ये है कि उन किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन रहता है, बट किसी न किसी चीज से, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बट अगर इतना जाने कि अगर 2 बॉडीज है, मान लेते हैं इस पे हम फोर्स यहाँ से अप्लाई, यहाँ से अगर हम फोर्स इस पे अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से फोर्स अगर हम इस पे अप्लाई यहाँ से कर लेते हैं, तो इसके बीच में एनर्जी होगी, कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ न कुछ एनर्जी, कोई न कोई चीज होगी जिसकी मदद से यहाँ से फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो फोर्स अप्लाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है, फोर्स अप्लाइड हो ही नहीं सकता। सो ये तो बात हो गई कॉन्टैक्ट फोर्स की। कैसे फोर्स, ऐसे फोर्स जिसको फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बहुत सिंपल, ओके। अच्छा इस कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 फोर्स आते हैं, पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा पहला
कांटेक्ट फोर्स में दो फोर्स आते हैं, मस्कुलर फोर्स मीन जो हमारे हैंड से लगाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते हैं जैसे जिसकी मदद से आप चल पा रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इस पे लिख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इस पे लिख रहे हैं कुछ भी AY Z कुछ भी लिख रहे हैं अगर, किसकी मदद से लिख रहे हैं? फ्रिक्शन की वजह से। जो वो फोर्स होता है उसी को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। पहला मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा मस्कुलर फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि ह्यूमन बॉडी के मसल से या फिर मसल से जो एक्ट होता है, जो एक्सर्ट किया, जो लगाया जाता है, ऐसा फोर्स जिसको मसल के द्वारा या मसल से लगाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स। Friction, a force that opposes slipping or relative motion between surface in contact. अच्छा, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स जिसको किसी बॉडी पे लगाया जाता है, उन दोनों के सरफेस पे, मींस उनके सरफेस के कांटेक्ट पे लगा, मींस उन दोनों के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट होता है। ऐसा फोर्स जो कि किस पे लगाया जाता है? किसी भी दो, मीन्स कह सकते हैं किसी भी दो थिंग्स स्लीपिंग और रिलेटिव मोशन पे लगाया जाता है, उनके सरफेस के बीच में कांटेक्ट द्वारा। ठीक है, मीन्स इसमें इतना समझिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो फ्रिक्शन क्या होता है, जो अपोज करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं, फ्रिक्शन अ फोर्स दैट अपोजेस स्लीपिंग और रिलेटिव मोशन। मीन्स ऐसा फोर्स जो कि किसको अपोज कर रहा है? स्लीपिंग और रिलेटिव मोशन को, उसके सरफेस के बीच में और कांटेक्ट के द्वारा। इन कांटेक्ट मीन्स कांटेक्ट में उन दोनों के बीच में क्या है? कांटेक्ट है। तो ये तो बात हो गई दोनों कांटेक्ट फोर्स की कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। समझ में आ गया? ठीक है। देन नेक्स्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स अगर समझ में आ जाएगा तो नॉन कांटेक्ट फोर्स भी समझ में आ जाएगा, बिकॉज कांटेक्ट फोर्स जो है वो उसका अपोजिट है। मीन्स नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है वो देखते हैं। अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या? ऐसा फोर्स जिसको किसी डिस्टेंस से एक्सर्ट लगा सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, ऐसा फोर्स जिसको कुछ दूरी से, मीन्स अगर कोई भी ऐसा फोर्स जिसको हम लोग कुछ दूरी से लगा सकते हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, सो वो क्या होगा? वो होगा हम लोग का नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। मीन्स ऐसा फोर्स जो कि किसी डिस्टेंस से एक्सर्ट किया जाता है और बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, उसे क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें भी क्या आते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अच्छा, अब आप कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अभी तक तो हम लोग ने क्या बात की थी? अभी तक तो हम लोग ने बात की थी कि अगर फोर्स अप्लाई करना है तो किसी दो बॉडी में इंटरेक्शन जरूरी है। अच्छा, अब आप कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स, इतना तो पता है, ऐसा फोर्स जो कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के किसी सरफेस पे लगाया जाता है कुछ दूरी से, उसी नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का नाम सब लोग सुने होंगे, ठीक है। सो अर्थ है, अर्थ के पास ग्रेविटी है। अगर मान लीजिए आप कोई चीज, अगर मान लीजिए आप कोई बॉल है, बॉल को उछाले वो वापस आ जाएगा, बॉल को उछाले वो वापस आ जाएगा, ओके, उछाले वापस आ जाएगा वो, तो वो किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो हम लोग ने बॉल ऊपर उछाला वो वापस आ गया, बिकॉज अर्थ जो है उसको क्या अट्रैक्ट कर रही है, उसके पास उतनी एनर्जी है, एनर्जी के द्वारा वो फोर्स लगाया जाता है। क्या? कैसे? अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, बॉल यहाँ से उछाली ये वापस नीचे आएगी, तो ये अर्थ सरफेस है, इसके पास इतनी एनर्जी है और इसी एनर्जी से वो उस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रही है कि बॉल को हम लोग उछाले वो वापस आ जाए। नहीं तो अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल नीचे नहीं आता।
ठीक है। अगर अर्थ के पास ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल नीचे नहीं आता, बॉल ऊपर रह जाता, बॉल ऊपर उड़ के चला जाता। बट अर्थ के पास ग्रेविटी है, इस वजह से जो भी चीज आप उछालते हैं वो नीचे आ जाती है। और अर्थ ये फोर्स कैसे काम करता है? नॉन कांटेक्ट। अगर हम लोग बॉल को उछाले, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं इन दोनों के बीच में, और बॉल उछाले, ये बॉल यहाँ पे है, अर्थ नीचे है, वो नीचे जाएगा। मान लेते हैं ये अर्थ सरफेस है, इसको अर्थ सरफेस माने, अगर ये बॉल है, ओके, बॉल को ऐसे गिराए, बॉल को ऐसे गिराए तो इस बॉल यहाँ है, बॉल यहाँ है और सरफेस यहाँ है, इन दोनों के बीच में, मींस सरफेस और बॉल के बीच में डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस है ना, ये दिस ये क्या है? डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट है? कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तो ये क्या हुआ? नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक और बात, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वही होगा जहां पे दोनों बॉडी के पास क्या होगा? मास होगा, जहां पे दोनों बॉडी के पास क्या होगा? मास होगा। Gravitational force is an attractive force that exists between any two bodies having mass. हम लोग ने अभी पढ़ा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स होता है, और ये ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि दो बॉडीज के बिटवीन होता है, जिनके पास क्या होता है? जिनके पास मास होती है। जैसे देख सकते हैं, हम लोग ने ये समझा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दो है, ओके, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक दो है। सो पहला मैग्नेटिक फोर्स, आप सिंपल से मैग्नेटिक फोर्स जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? कि मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्सर्ट किया जाता है? मैग्नेट के द्वारा। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a magnet or another magnet on another magnet or magnetic material। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा लगाया जाता है, किस पे? किसी दूसरे मैग्नेट पे, या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल समझ रहे हैं, जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाए। सो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे, ठीक है। अब ये कैसे नॉन कॉन्टैक्ट? अच्छा, इसमें भी देख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये क्या है? मैग्नेट है, दिस इज अ मैग्नेट, ओके, और ये क्या है? आयरन, मीन्स में ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या है? मैग्नेट है। इसको ऐसे लगाए, ये चिपक गया, ये अट्रैक्ट कर लिया, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लिया, ये ऐसे डाले, डन। सो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ये है, ये मैग्नेट है, ये क्या है? कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, एज ए यहाँ पे ये जाएगा और इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में क्या है? कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट आप कह सकते नहीं है, ये इतनी दूरी से एक्सर्ट किया जा रहा है, ये डिस्टेंस है इसका, ठीक है, यहाँ से ये एक्सर्ट हो जा रहा है, ये दोनों, इस वजह से ये नॉन कांटेक्ट हुए, और इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इसको क्या कर सकता है? ये इसको क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी है। सो एनर्जी के थ्रू ये क्या होगा? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि इसके बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, और कुछ दूरी से ये फोर्स अप्लाई हो जा रहा है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? बहुत सिंपल है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना है तो क्या करना है? सबसे पहले
अगर कोई भी ऑयल, अगर आपके बाल में ऑयल लगा है, ठीक है, आपके हेयर में अगर ऑयल लगा है, ठीक है, आप कोई स्केल लीजिए, कोई स्केल, ओके, इसको स्केल को हेयर में अच्छे से रब करेंगे, फिर स्मॉल स्मॉल जो आपके कोई भी पार्टिकल मीन्स पेपर पार्टिकल, स्मॉल पेपर पार्टिकल मीन्स यू कैन सी दैट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर at this length of this length, okay, a small piece of paper you can rub the scale in your hair. अच्छा, अब हेयर में ऑयल रहना चाहिए, अब वो अच्छे से रब कर लीजिए, फिर उस स्मॉल पीस ऑफ पेपर पे जब उसके पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, वही फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वही फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप ये देख सकते हैं घर पे अपने, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कैसे? वो उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है? नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। वो दोनों कुछ दूरी पे, अगर मान लीजिए ये आपका स्केल यहाँ है और पीस ऑफ पेपर यहाँ है, तो वो यहाँ से अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके बीच में क्या है? डिस्टेंस है। सो ऐसा फोर्स जो कि कुछ डिस्टेंस से एक्ट हो जाए, एक्सर्ट हो जाए और उसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो वही क्या होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो इसी रीजन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ओके। अब इन दोनों के बारे में वन पॉइंट, एक फैक्ट और एक पॉइंट आप यू कैन से दैट और है। पहला तो अगर मैग्नेटिक की बात करें तो इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। अच्छा, अट्रैक्टिव मतलब आप समझ रहे हैं, अट्रैक्ट करना, रिपल्सिव मीन्स रिपेल करना। मीन्स जब आप देख सकते हैं, मान लीजिए दो मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, सपोज दैट मैग्नेट है नहीं बट सपोज दैट ये दोनों मैग्नेट है और ये दोनों, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, अब अगर ये इसका साउथ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो इसी वजह से यही मैग्नेट क्या है? रिपल्सिव में होता है, रिपल्सिव इन नेचर भी होता है और अट्रैक्टिव इन नेचर भी होता है। देन इट कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी क्या होता है? अट्रैक्शन, रिपल्सिव दोनों नेचर में होता है। देन our third topic is effect of force. Third topic is what? Effect of force. अच्छा, फोर्स अप्लाइड कर लिए, फोर्स के टाइप्स पढ़ लिए। अच्छा, जब फोर्स किसी चीज पे अप्लाइड करेंगे तो किसी चीज का इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर हम आपको कुछ मोटिवेशनल बात बोलें तो आप पे इफेक्ट आएगा। अगर हम बोले नहीं नहीं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने हैं, लाना है तुम्हें, ये पक्का है, तो ये मेरी बात आप पे कुछ इफेक्ट करेगी। इसी तरह से जो फोर्स है वो भी किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ न कुछ इफेक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहला इफेक्ट फोर्स का होता है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब अगर ये कोई, मान लीजिए ये कोई रेस्ट ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई किया, ये चलने लगी, ये मोशन में आ गई। रेस्ट बॉडी थी, फोर्स अप्लाई किया, मोशन में आ गई। अच्छा, अब अगर ये मोशन में थी और अगर हम लोग ने फोर्स अप्लाई किया, ये रेस्ट में चली गई। सो फोर्स क्या कर सकता है? किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है और मोशन से रेस्ट में ला सकता है। यही लिखा है, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इन मोशन, मीन्स रेस्ट को मोशन में कर देगा, मोशन को रेस्ट में, ठीक है। देन चेंज इन स्पीड। अच्छा, ये स्पीड भी चेंज कर सकता है। कैसे? ये कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मोशन में ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाए, इसकी स्पीड कम हो गई, मान लीजिए बहुत तेज आ रहा है, बहुत, ये इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स लगाया हम लोग ने, इसकी स्पीड स्लो हो गई, ठीक, ये बात हो गई। और अगर इसकी स्पीड स्लो थी, फोर्स लगाया, अगर हम लोग ने, ये स्पीड स्लो थी, फोर्स लगाया, इसकी स्पीड बढ़ गई। तो क्या कर सकता है फोर्स? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकता है। अच्छा, ठीक है। देन चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कैसे? मूविंग ऑब्जेक्ट, मोशन को, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, इसको, ये मोशन में थी, ये मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में थी नहीं है,
मोशन में है। अगर इसको ऐसे किए, इसका जो वो है वो बदल गया, ये मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट, ये हम जान रहे मोशन में थी, फोर्स लगाए, इसका डायरेक्शन ये हो गया, फिर ये ऐसे जाने लगी, ठीक। मोशन में थी, फोर्स लगाई, ये इधर जाने लगी। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अच्छा, अब ये किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। चेंज इन शेप, फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी उसका शेप कर सकता, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का ये शेप भी चेंज कर सकता है। अच्छा, कैसे, अब देखते हैं। ठीक है। सपोज दैट ये क्या क्या कर सकता है, पहला तो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन शेप। ये किसी को भी, ये इन सारे, ये क्या है, ये फोर्स के इफेक्ट हैं, ओके। सो ये सारा फोर्स जो है इन सारे इफेक्ट को डन कर सकता है, इन सारे इफेक्ट को कर सकता है। सपोज दैट, अच्छा हम लोग ये सारा पढ़ लिए कि चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन। अब आखिरी चेंज इन शेप। अच्छा, चेंज इन शेप कैसे हो सकता है, आप माने ये कोई पेपर था, ये मीन्स पेपर ने आप कोई ऑब्जेक्ट माने, ये क्या है, ये पेपर नहीं, ये कोई अगर ऑब्जेक्ट माने, इसको अगर हम लोग, ये अगर मान लीजिए ये दिस शेप में है, मीन्स ये किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है, इसको हम लोग अगर इस पे फोर्स लगाएं तो इसका शेप हम लोग चेंज कर देंगे, ये किस शेप में था, 1 सेकेंड। फिर से देखिए, अगर तो इसका शेप क्या था, इसका शेप कुछ ऐसा था, हम लोग ने अगर इस पे फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप ऐसा हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स भी किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, ठीक, ओके। ये पेपर, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स अगर कहीं भी लगाएं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये शेप चेंज कर सकता है। अच्छा, एक इफेक्ट और होता है फोर्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी चेंज कर सकता है। वो कैसे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मींस ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी लेंथ इतनी है, अगर हम लोग इसको फोर्स लगाएं, इस पे अगर मान लेते हैं ऐसे फोर्स लगाएं तो इसका साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका साइज चेंज हो गया। सो अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। सो ये सब तो बात हो गई हम लोग की इफेक्ट ऑफ फोर्स, किसी बात हो गई फोर्स के इफेक्ट की। सबसे पहला, वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में, मीन्स रेस्ट में है तो मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में। दूसरा, चेंज इन स्पीड, किसी अगर स्पीड कम है ज्यादा कर सकता है, ज्यादा है कम कर सकता है, मीन्स स्पीड में चेंज ला सकता है। फिर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके चेंज इन साइज, उसके साइज को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है। यहाँ पे एक और इफेक्ट लिख सकते हैं जिसका नाम हम लोग क्या है, एक और इफेक्ट है चेंज, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, चेंज इन शेप है, आप यहाँ पे कॉमा करके लिख सकते हैं साइज, ओके। एक और पॉइंट अपने से बढ़ा सकते हैं जिसका नाम है चेंज इन शेप एंड साइज। फोर्स की ये सब क्या हो गए, इफेक्ट हो गए। अच्छा, अब सबका एग्जांपल देख लें, अगर सबका एग्जांपल देख लें तो सबसे पहला, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन। पहला, किसी भी ऑब्जेक्ट का
रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट का क्या एग्जांपल है? अच्छा, अगर कोई आप मीन्स क्रिकेट खेल रहे हैं और या फिर क्रिकेट देख भी रहे हैं तो आप ये नोटिस करेंगे, बॉल आई, मे बी ये बॉल थी, ये बॉल आई, अगर कोई फील्डर है वो इसको कैच कर लिया, ये अभी तक किस में थी, ये किस में थी, मोशन में थी, ठीक, किस में थी, मोशन में। और अगर कोई फील्डर इसको कैच कर लिया, इस पे फोर्स लगा दिया, तो ये रेस्ट में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। सो ये हो गया एग्जांपल, पहले इफेक्ट ऑफ फोर्स मींस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। दूसरा, चेंज इन स्पीड, स्पीड में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, अ कार स्लोइंग डाउन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अच्छा, अगर हम लोग किसी कार पे, 1 सेकेंड, किसी कार पे अगर हम लोग ब्रेक लगाएं, किसी एग्जांपल दे रहे चेंज इन स्पीड का, अगर हम लोग ब्रेक लगा दें तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, अगर 200 किलोमीटर पर आवर थी, ब्रेक लगा दिए 100 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है, ठीक, सपोज दैट। तो फोर्स थ्रू फोर्स, हम लोग ब्रेक पे फोर्स अप्लाई किए तो उसकी स्पीड कम हो गई। देन चेंज इन डायरेक्शन। अच्छा, अब डायरेक्शन में कैसे चेंज हो गया, जब आप मान लीजिए ये कोई आपका घर, ये घर यहाँ है, स्कूल यहाँ है, यहाँ पे मीन्स आप कुछ भी यहाँ है, आप यहाँ से सीधे सीधे आ रहे थे, आपने फोर्स लगाया, आपने कार से, आप मान लीजिए कार से आ रहे थे, आप यहाँ पे थे, फोर्स लगाया, आप इस डायरेक्शन में चेंज हो गए। और अगर यहाँ पे घर नहीं, अगर यहाँ पे घर है, मे बी सपोज करिए, तो आप यहाँ तक आएंगे, एक डायरेक्शन में आएंगे, फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। सो ये क्या होगा, इस फोर्स थ्रू फोर्स आप किसी भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। देन चेंज इन शेप, शेप को भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, नीडिंग डो। अच्छा, अगर आप डो लिए या फिर पेपर के एग्जांपल लिए, आप कहिए कि आप, अच्छा, नीडिंग डो का अगर देख लें तो कि अगर मीन्स डो है, उसको आप अगर मीन्स उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और उस पर आप साइज का भी कर सकते हैं, चेंज इन साइज का भी उस पर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज द नेट फोर्स। अब नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स वेरी सिंपल, जितना फोर्स लगाते हैं वही किसी का नेट फोर्स। मीन्स अगर आप किसी पे फोर्स 20 मीन्स अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं, जितना भी फोर्स आपने लगाया वही फोर्स क्या होगा, उसका नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अप्लाइड फोर्स। मीन्स कि जितना भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होगा वही नेट फोर्स होगा। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 पर्सन मीन्स 2 ऑब्जेक्ट, इस पे 2 ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, ये दोनों मिलके जितना भी फोर्स लगाएंगे वही इसका नेट फोर्स हो जाएगा, वही इनका नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। देन अच्छा, इसमें क्या होगा, जब 1 सेकेंड, जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन पे पुश करेगी या फिर पुल करेगी, मीन्स सेम डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगी, तो वो उसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, उन दोनों का सम करके उसका नेट फोर्स आ जाएगा। अब एग्जांपल बताएंगे। अच्छा, यहीं पे एग्जांपल समझे, अगर ये मैन है, ये 20 का फोर्स लगा रहा है, मीन्स अब यहाँ देखिए 20 का, 1 सेकेंड, अगर ये 20 का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 20 का, इसका कितना फोर्स हो गया, 20 प्लस, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो उसका नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों के फोर्स को सम कर देंगे। और अगर इसका देखें, अगर ये भी 20 फोर्स लगा रहा है तो इसका हो जाएगा हम लोग का 40, इन दोनों को सम कर देंगे क्योंकि ये एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऐड कर देंगे। अच्छा, तो ये तो बात हो गई किसकी,
अच्छा, अब आप कहेंगे कि 20 लिख रहे हैं हम, 20 + 20 = 40। ओके, कुछ मिसिंग लग रहा है, बताइए क्या मिसिंग है। आप मिसिंग क्या है कि यहाँ पे हमको यूनिट नहीं लगा रहे हैं, फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होगा, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो शॉर्टकट, अब लिखेंगे आप 20, 1 सेकेंड, आप लिखेंगे 1 सेकेंड, आप लिखिए अगर 20 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, प्लस दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, प्लस कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, 20 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे 40 न्यूटन, इज इक्वल्स टू लिखेंगे 40 न्यूटन। ऐसे सीक्वेंस में बना के आप लिखेंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे थे, इसलिए उनका नेट फोर्स उनका फोर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, देन अगर 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 यहीं पे कोई दो ऑब्जेक्ट, कोई दो बॉडी किसी एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में, मींस एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एक ही ऑब्जेक्ट पे, सो उसका नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों के उसको क्या कर देंगे, दोनों को उसको डिफरेंस निकाल देंगे, मींस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि कैसे, तो अगर एग्जाम्पल लें कि ये क्या कर रहा है, ये अगर फोर्स कितने का लगा रहा है, अगर ये फोर्स 20 न्यूटन का लगा रहा है और ये फोर्स 16 न्यूटन का लगा रहा है, तो इन दोनों का नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा 4 न्यूटन, इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। क्यों? क्योंकि किसी दो बॉडी फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड कर रही है और एक ही ऑब्जेक्ट पे, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल लेंगे और फिर जो आएगा उस पर न्यूटन वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, अच्छा अब कहेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का हिलना डुलना या फिर ऑब्जेक्ट का इफेक्ट पे क्या पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग सही, अगर ये नेट फोर्स हम लोग को पता चल गया, फोर्स एज ए एग्जांपल लिए, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस मीन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखा है अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस बिटवीन द टू अप्लाइड फोर्सेस। सो ये ऑब्जेक्ट है, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 16 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आप बता सकते हैं ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि कहीं भी पूछा अगर कि अगर क्वेश्चन बता दिया कि ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी, 1 सेकेंड शुरू से देखते हैं, अगर ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, बी बॉडी है या फिर ए बॉडी है, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ए बॉडी जो है, जो ए बॉडी है वो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है और बी बॉडी 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, तो किसकी तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा? सो मूव करेगा इस तरफ। क्यों? अब देखते हैं। क्योंकि पहले सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोग क्या कंपेयर करते हैं कि किसका फोर्स ज्यादा है, मीन्स किसका फोर्स ज्यादा है, इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सी बॉडी फोर्स ज्यादा लगा रही है। तो यहाँ पे बॉडी ए फोर्स ज्यादा लगा रही है, ए बॉडी फोर्स ज्यादा लगा रही है, ए बॉडी, ठीक है। सो ये, और फिर देखेंगे जब हम लोग कंपेयर कर लिए कि कौन ज्यादा है, तब फिर क्या करेंगे, जो अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बॉडी का ज्यादा है तो ये जिस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? क्या करते हैं, दोनों का
डिफरेंस निकालते हैं, मीन्स डिफरेंस दोनों को कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है, यहाँ पे ये बड़ा है और बॉडी ए बड़ी है, ठीक है। अच्छा, बॉडी ए ज़्यादा फोर्स लगा रही है इसलिए इसमें कंपेयर करने में ये बड़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, जो बॉडी ज़्यादा है, जो ज़्यादा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो देखेंगे वो किस तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर मान लीजिए ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करेगा। अच्छा, अगर यहीं पे पूरा सीक्वेंस बदल दें, अब मान लें ये जो ए ऑब्जेक्ट, फिर से इसको ए ऑब्जेक्ट माने, इसको बी ऑब्जेक्ट माने, जो ए ऑब्जेक्ट है वो अगर मान लेते हैं ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और बी बॉडी 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ मूव करेगा। अब क्यों, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है, ऑब्जेक्ट बी का फोर्स ज़्यादा है, 40 न्यूटन ज़्यादा है। अच्छा बताइए 13 ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 40 को लगा देखेंगे। फिर अब ये जो 40 किसका, ऑब्जेक्ट बी का फोर्स है, ऑब्जेक्ट बी इस डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट साइड में वो क्या लगा रही है, फोर्स अप्लाइड करे लेफ्ट साइड में, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में अप्लाइड हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, ये तो हम लोग पढ़ लिए नेट फोर्स, क्या पढ़ लिए, नेट फोर्स। अब यहाँ देख सकते हैं दिया भी है। अच्छा, अब इसी को बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेट फोर्स में आता है एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, जब आप यहाँ देख सकते हैं, जब कोई तो बॉडी इसमें नहीं तो आप ऐसे देखिए, जब कोई तो बॉडी, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, किसी एक चीज पे जब इक्वली फोर्स जब कोई भी दो बॉडी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही हो इक्वली और अपोजिट डायरेक्शन में, एक और अपोजिट मीन्स एक, मान लेते हैं ये क्या, इसमें आप देख सकते हैं एक और रोप है, ये जो रोप है, ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रोप है, ओके, रोप, कोई दो ऑब्जेक्ट है और ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये इक्वली फोर्स लगा, अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। नेट फोर्स क्या होगा, हम लोग ने पढ़ चुका, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इससे डिफरेंस निकालेंगे, तो 20 - 20 = 0, तो 0 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाइड होगा, ठीक है। सो ये तो बात हो गई किसकी, बैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जब कोई भी फोर्स जब एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रही है और उनका क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रही है और उन दोनों का फोर्स जो लगा रही है, अप्लाई कर रही है, वो भी इक्वल है और सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेंस फोर्स। तब वो क्या होगा, बैलेंस फोर्स। कोई दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स को वो कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है इक्वली 20 न्यूटन, तो इसके क्या होगा, ये बैलेंस फोर्स होगा। और ये याद रखें कि बैलेंस फोर्स में हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। अगर कहीं पूछा गया ये बैलेंस फोर्स, ये जो बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस फोर्स में हमेशा नेट फोर्स 0 होता है, ये भी 20 न्यूटन, ये भी 20 न्यूटन, इन दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो आप जानते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होगा, बैलेंस फोर्स का उल्टा, मीन्स अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो लगा रही हैं लेकिन दोनों का फोर्स इक्वल नहीं है, मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 30 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, तो क्या होगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखें कि बैलेंस्ड फोर्स में हमेशा नेट फोर्स जो है
बैलेंस फोर्स में जीरो होता है, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, जीरो होता है, बट अनबैलेंस फोर्स में नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब चाहे वो 20 हो सकता है, चाहे वो 40 हो सकता है, चाहे वो 100 हो सकता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, बट जीरो के इक्वल नहीं होगा, जीरो के इक्वल नेट फोर्स कभी नहीं होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई हम लोग की किसकी, नेट फोर्स की। अब बात करते हैं प्रेशर की। आप क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। सो pressure is defined as perpendicular force acting on the unit area। means प्रेशर क्या होता है, प्रेशर उसी पे डिफाइन, प्रेशर किस पे डिफाइंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे, फोर्स और एरिया पे प्रेशर डिफाइन करता है। जितना ज्यादा फोर्स उतना मीन्स जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा एरिया जितना ज्यादा फोर्स एरिया उतना ज्यादा प्रेशर भी, ठीक है। तो प्रेशर का अगर कहीं पूछा गया तो आप लिखेंगे द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर, एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, कुछ भी। ओके, देन एसआई यूनिट, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी, पास्कल। पास्कल को डिनोट किससे कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए, पी कैपिटल पी स्मॉल ए से, ठीक है, इससे पास्कल को डिनोट करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं। देन और फिर एक पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन, 1 सेकेंड, 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। एक पास्कल 1 न्यूटन और मीटर स्क्वायर के बराबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका फॉर्मूला जानते हैं कि प्रेशर निकालेंगे कैसे। ये न्यूमेरिकल में देता है, ये किस में देता है, न्यूमेरिकल में देता है फॉर्मूला, तो कि प्रेशर इसका क्या होगा। यहाँ पे दिया नहीं है, बट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑलवेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेशर। सो प्रेशर, 1 सेकेंड, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, F for force, A for area and P for pressure. So pressure is equals to force upon area. अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं दिया गया कि फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, प्रेशर निकालना इतना हम लोग पता कैलकुलेट। अच्छा, अगर कह दिया किसी भी ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अपॉन एरिया कितनी है, एरिया है 10 मीटर, एरिया है 10 मीटर। एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, अगर एरिया क्या है 10 मीटर स्क्वायर, 1 सेकेंड, अगर मान लीजिए P इज इक्वल्स टू, P निकालना है, फोर्स 20 न्यूटन का दिया हुआ है और एरिया जो है वो 10 मीटर दी हुई है, 10 मीटर स्क्वायर दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर पूछा गया, तो प्रेशर आप कैसे, प्रेशर का फॉर्मूला जानती हैं, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इज प्रेशर कितना आ जाएगा आप लोग को, प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा हम लोग का 2 पास्कल, कितना, 2 पास्कल। पास्कल याद है क्योंकि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल, तो लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 पास्कल। ऐसे पूछ सकता है वर्ड प्रॉब्लम में आपके एग्जामिनेशन में, तो फॉर्मूला पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, F इज इक्वल्स टू मीन्स सॉरी P इज इक्वल्स टू F बाई A मीन्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया। देन लिक्विड प्रेशर, अच्छा, जस्ट लाइक सॉलिड लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, सॉलिड की तरह लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर लगाता है।
फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हम लोग किसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? लिक्विड प्रेशर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए, पहले तो प्रेशर आप जानते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई भी कंटेनर लिए हैं, कंटेनर, 1 सेकेंड, अगर कोई भी कंटेनर है वाटर भरा हुआ है, तो ये जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो किस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? इसके वॉल पे, मींस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। सो ऐसे लिक्विड भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है हम लोग की, एक्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर लिक्विड चाहे जिसमें हो, चाहे किसी भी कंटेनर में हो, वो किस में एक्ट होगा? उस कंटेनर के वॉल पे वो प्रेशर जो है एक्सर्ट होगा। देन इक्वल एट द सेम डेप्थ। अच्छा, वो उतनी ही गहराई के बराबर होगा, मीन्स इक्वल्स टू सेम डेप्थ के बराबर, मीन्स डेप्थ मीन्स गहराई के इक्वल होगा, ठीक है। इंक्रीज विथ डेप्थ मीन्स डेप्थ बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ये सब प्रॉपर्टी हो गई लिक्विड प्रेशर की। किसकी? लिक्विड प्रेशर की। अब हम लोग बात करते हैं गैसियस प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड की तरह गैस जो है वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल, अ बैलून बर्स्ट व्हेन इट ब्लो एक्सेस इनटू इट। अच्छा, अगर आप कोई बैलून फुलाते हैं, ठीक है, बैलून को फुलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? गैस भरते हैं, मीन्स अपने फुलाते हैं तो गैस भरते हैं उसमें। जब वो बर्स्ट हो जाता है तो वो एयर में क्या करता है? वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो बर्स्ट होगा तो वो जो है वो एयर में बैलून पे मीन्स प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग लिक्विड में माने वॉल ऑफ द कंटेनर, तो जो गैस में है, बैलून जब फूटता है तो जब हम फुलाते हैं तो उसमें ढेर सारे एयर भर जाता है, तो वही एयर जो है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। देन एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसमें? प्रेशर के अंदर एक टॉपिक है जिसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The gaseous envelope which surrounds the earth is called as the atmosphere. Atmosphere, अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? एक गैसियस एनवेलप मीन्स एक गैसियस सराउंडिंग हमारे अर्थ के चारों तरफ है। अर्थ को सराउंड है गैसियस एनवेलप के थ्रू, और यू कैन से दैट द गैसियस एनवेलप के थ्रू पूरे अर्थ में सराउंड है, पूरे उसके चारों, मीन्स मान लीजिए ये अर्थ है, 1 सेकेंड, ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एक गैसियस एनवेलप क्या है? सराउंड है, और इसी गैसियस एनवेलप को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द एयर कॉलम ओवर अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब जो एयर कॉलम का वेट है वो अर्थ के यूनिट एरिया सरफेस पे जो प्रेशर लगता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स क्या कि एयर कॉलम के वेट पे और अर्थ के सरफेस के यूनिट एरिया पे, मीन्स अर्थ की यूनिट एरिया पे ही प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड मीन्स जितना उसका हाइट कम करते जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर। एल्टीट्यूड मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पे अर्थ है, ये मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ तो बहुत बड़ी है, बट हम लोग यहाँ पे एक फिगर के थ्रू समझते, ये नहीं कि अर्थ इतनी छोटी है, ठीक है, अर्थ ये इतनी बड़ी, ठीक है। अर्थ के जैसे जैसे इसकी एल्टीट्यूड, अगर यहाँ पे इसका प्रेशर मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे अगर 1 सेकेंड, ये अर्थ है, ओके,
इसके चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे जैसे इसकी गहराई कम करते जाएंगे इसका प्रेशर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो हम लोग पढ़े वो कम होता जाएगा, ठीक है। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू इज मेजर्ड इन एटीएम, एटीएम इसको मेजर करते हैं। अच्छा, 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 पास्कल, मीन्स एक एटीएम में कितना होता है, 10 to the power 5 मीन्स 1 2 3 4 5, इतना पास्कल होता है, इतना पास्कल होता है, मीन्स 1 लाख पास्कल होते हैं एक एटीएम में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एटीएम में मेजर करते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, अब एक एक्टिविटी है, स्ट्रॉ यूजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर इट्स वर्किंग। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखने के लिए आप किसी स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं। अगर वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इज डिप्ड इन द लिक्विड, when we suck at the other end of the straw, air pressure inside the straw reduces। अच्छा, अब क्या ये एक्टिविटी है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जा सकते हैं। आपको कोई कंटेनर लेना है, उसमें वाटर भरना है और स्ट्रॉ लेनी है, ठीक है। क्या लेना है, स्ट्रॉ लेना है, ठीक। और स्ट्रॉ का वन एंड जो है, एक एंड वो उसमें मीन्स उसमें डिप्ड होना चाहिए और वन एंड आपके माउथ में, आप उससे सक करेंगे, ठीक है। तो जब आप सक करेंगे तो स्ट्रॉ के अंदर जितना भी प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। बट द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो प्रेशर है जो लिक्विड में है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक के बराबर, प्रेशर के बराबर होगा। मीन्स जो अब लिक्विड के फ्री सरफेस पे जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। दिस डिफरेंस इन प्रेशर पुशेस द लिक्विड ऑफ द स्ट्रॉ। और इसी डिफरेंस की वजह से जो वाटर है, जो प्रेशर है, वो स्ट्रॉ की मदद से लिक्विड को ऊपर भेजता है। अच्छा, ये पूरी एक्टिविटी किस पे है कि आप स्ट्रॉ से कैसे कोई भी चीज सक करते हैं। क्या करना है, आपको कोई कंटेनर लेना है, उसमें वाटर भरना है और उसका एक स्ट्रॉ लेनी है, उसका वन एंड जो है, वन एंड किस में डिप्ड होना चाहिए, वाटर में, और वन एंड आपके माउथ से आप सक करेंगे। तो उसमें स्ट्रॉ में जितने भी एयर प्रेशर हैं, मीन्स एयर प्रेशर चाहे जितने हो सब रिड्यूस हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे से। और फिर लेकिन ऐसा प्रेशर जो कि लिक्विड में, फ्री सरफेस के लिक्विड में जो लगता है, और यू कैन से जो फ्री सरफेस के लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर होगा। मीन्स जितना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना वो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर पे, ऑफ द लिक्विड पे क्या होगा, इक्वल बराबर होगा। और इसी डिफरेंस की वजह से जो लिक्विड है, आप स्ट्रॉ की मदद से लिक्विड जो है वो पुश होता है, उसी प्रेशर की वजह से लिक्विड जो है वो ऊपर पुश होता है थ्रू द स्ट्रॉ, और इसी स्ट्रॉ से आप सक करते हैं। तो इसी वजह से जो आप स्ट्रॉ से आप कोई भी चीज सक कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स या फिर यू कैन से इनटेक कर सकते हैं और कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का इम्पॉर्टेंट फोर्स एंड प्रेशर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश होता है। और ये है उसका माइंड मैप कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, फोर्स एंड प्रेशर में जितने भी चीज़ें पढ़ी वो सब यहाँ पे है। और आप अब 8th का सिलेबस खत्म हुआ तो अब हम लोग करेंगे महा मैराथन कुछ दिनों में, और या फिर कुछ टाइम बाद हम लोग फिर मिलेंगे किसी क्लास पे, और उसमें हम लोग करेंगे क्लास 8th के क्लास में मैराथन पूरे होल साइंस का। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।